बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। चांदनगर एक छोटा सा गांव था जो बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत था, जिसका नाम प्रेम नगर था। इन दोनों गांव के दरमियान एक नदी गुजरती थी। इन दोनों गांव के दरमियान काफी अच्छे ताल्लुकात थे। अगर किसी एक गांव में मुसीबत आती तो दूसरे गांव वाले उसकी भरपूर मदद करते और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते। दोनों गांव का आपस में बाहमी इत्तेफाक था। उन दोनों गांव के सरदार भी नेक दिल थे। उन दोनों सरदारों के दरमियान भी बाहमी इत्तेफाक था। लोग उनसे बड़े खुश थे। उन दोनों गांव में लोगों की बहुत सारी जमीनें थी। लोग जमीनों में खल चलाते अपना गुजर बसर करते। चांदनगर गांव में एक लड़का अहमद रहता था। अहमद का इस दुनिया में कोई न था, इसलिए वो चांदनगर के सरदार जिसका नाम अमीन था उसके साथ रहता। अमीन का इस दुनिया में कोई बेटा न था, इसलिए वो अहमद को अपना बेटा मानता। अहमद बड़ा सीधा साधा नौजवान था। उसे दुनिया की रंगीनियों के बारे में कुछ भी मालूम न था। अहमद शक्लो सूरत के लिहाज से बड़ा ही खूबसूरत था। दूसरी तरफ प्रेम नगर में सावल नाम का एक लड़का था जो कि प्रेम नगर गांव के सरदार का बेटा था। प्रेम नगर गांव के सरदार का नाम रहमान था। रहमान प्रेम नगर गांव का सरदार होने के साथ बड़ा अमीर तरीन आदमी था, इसलिए रहमान ने सावल को शहर पढ़ाई के लिए भेजा। सावल शहर के सबसे मशहूर कॉलेज में पढ़ता। कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सावल अपने गांव प्रेम नगर वापस आया। प्रेम नगर कभी सावल न गया था। नजदीक तरीन होने की वजह से चांदनगर भी सावल न गया था और न ही चांदनगर गांव के लोगों को जानता था। सावल को कॉलेज में तानिया नाम की लड़की से प्यार हो गया। तानिया भी सावल को पागलों की तरह चाहती, इसलिए सावल तानिया को अपने साथ प्रेम नगर लेके आया। तानिया का इस दुनिया में कोई न था, वो अकेली थी, इसलिए वो सावल के साथ आई। सावल ने अपने बाप रहमान को तानिया के बारे में सब कुछ बताया। तानिया रहमान को बड़ी अच्छी लगी। उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। तानिया सावल की माँ को भी बड़ी अच्छी लगी थी। सावल की माँ ने तानिया से उसके घर वालों के बारे में पूछा तो तानिया की आंखों में आंसू आए। सावल की माँ ने उससे कहा, बेटी क्या हुआ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। पागल, कौन कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? हम है ना, तुम मुझे माँ बुला सकती हो। ये सुन के तानिया बहुत ज्यादा खुश हो गई। अहमद अपने खेतों में काम कर रहा था। वहाँ दीन आया। वो अहमद को काम करता हुआ देख के बड़ा ही खुश हुआ। अहमद ने जब अमीन को देखा तो वो काम छोड़ के अमीन की तरफ आया। उसे अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बताओ कैसा चल रहा है काम? बड़ा अच्छा, लेकिन आप यहाँ कैसे? बस बेटा, खेतों के सैर को निकला था, दिल किया तो तुमसे मिलने चला आया। अच्छा करो काम। जी अच्छा, वो कह के दोबारा काम से फारिग होने लगा। अमीन आगे चल पड़ा। जब अहमद काम से फारिग हुआ तो घर को वापस आने लगा। अहमद को दूर खेतों में कुछ दिखाई दिया। पहले तो अहमद ने सोचा कि छोड़ो यार, वैसे ही कोई चीज होगी। फिर उसने सोचा कि जाके देखने में क्या हर्ज है। अहमद उसकी तरफ चल पड़ा जिस तरफ वो चीज पड़ी थी। जब अहमद उसके करीब पहुंचा तो उसे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिली। उस लड़की के सर पे चोट लगी थी और खून बह रहा था। अहमद उसे देख के डर गया और सोचने लगा कि इस लड़की को यहाँ कौन छोड़ गया और ये लड़की आखिर कौन है। वो सोचों की दुनिया से बाहर निकला, उस लड़की को उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। अमीन ने दूर से ही अहमद को देख लिया था कि वो लड़की को कंधे पे उठाए हुए चला जा रहा था, तो वो भी उसकी तरफ चला और कहा, ये लड़की कौन है और इसे कहाँ से उठा के लाए हो? अहमद ने कहा, ये लड़की खेतों से मिली है और वहाँ कोई भी न था, इसलिए मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। इसकी हालत देखे पूरी तरह जख्मी है, न जाने इसके साथ क्या हुआ। ये कहता हुआ वो आगे चल दिया और फिर दोनों घर जा पहुँचे। प्रेम नगर में तानिया के गुम होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। तानिया घर में मौजूद न थी और किसी को कुछ पता न था कि वो कहाँ गई। रहमान के घर वाले बड़े परेशान थे, खासतौर पे सावल तानिया के गुम होने की वजह से परेशान था। रहमान ने सावल से कहा, मैं चांदनगर जाके तानिया को ढूंढता हूँ, हो सकता है कि वहाँ गई हो। सावल ने रहमान से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ ठीक है चलो। वो दोनों घर से निकले, चांदनगर गाँव की तरफ चल दिए। चांदनगर पहुंच के वो सीधे अमीन के घर पहुंचे। तानिया के मुतालिक सारी बात अमीन को बताई। अमीन ने सारी सच्चाई सावल को बताई कि कैसे अहमद को खेतों में काम करते हुए एक लड़की जख्मी हालत में मिली।
सावन ने अमीन से कहा कि हम उसे देखते हैं। इतने में अहमद भी यहाँ आया, उसे सलाम किया। अमीन ने कहा, बेटा सावन, इसे साथ ले जाओ और वह लड़की दिखाओ जो तुम्हें काम करते हुए मिली है। अहमद सावन को उस कमरे में ले गया। सावन लड़की को देख के चिल्लाया, ये तो तानिया है, मगर इसके सर पे चोट कैसे लगी? ये मुझे ऐसे ही जख्मी हालत में मिली थी खेतों में काम करने के दौरान, और मैं इसे उठा के घर ले आया। अहमद ने तफसील बताई। इतने में लड़की को होश आया। सावन चिल्लाया, उसे होश आ गया है। उसके सामने खड़ा हुआ और एक तरफ अहमद भी खड़ा हो गया। तानिया ने जो ही आंखें खोली तो सावन को देखते ही चीख मारी और भागते हुए अहमद से लिपट गई। मुझे बचाओ, बचाओ, ये मुझे मार देगा। सावल ये सब देख के हैरान रह गया कि इसे क्या हो गया है, ये मुझे देख के डरी क्यों, और इसकी तरफ बढ़ा। इसे बाजू से पकड़ के अहमद से जुदा करते हुए कहा, देखो तानिया, मैं तुम्हारा सावल हूँ। तानिया ने एक झटके से इसके हाथों से अपना बाजू छुड़ाया। अहमद से रोते हुए बोली, मुझे बचाओ, बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। अहमद यूं ही आगे बढ़ा तो सावल ने उसे इशारे से रोका और बोला, तानिया, तुम्हें क्या हो गया है? मैं हूँ सावल, तुम्हारा सावल। आओ चलो घर चलें, हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तानिया ने उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा और अहमद से चिमड़ गई। इतने में अमीन भी दाखिल हुआ। ये तमाशा देखने लगा। सावल ने एक बार फिर उसे बाजू से पकड़ने की कोशिश की तो तानिया ने झटके से उसके बाजू से अपना बाजू छुड़ा लिया और बाहर की तरफ भाग गई। अहमद भी उसके पीछे भागा। सावल उसी जगह बैठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रहमान ने आगे बढ़ के सावल को संभाला, उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्या हो गया है बेटा? मेरी तानिया को क्या हुआ? वो अपने प्यार, अपने सावल को पहचान नहीं रही। इतने में अमीन बोला, लगता है कि तानिया के साथ बड़ा बुरा हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर रही है और सावल को पहचान नहीं रही। आप ऐसा करें कि जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक इसे यही रहने दे। जब वो ठीक हो जाएगी आप उसे यहाँ से ले जाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सावल जल्दी से बोला, मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। रहमान ने उसकी बात सुन के उसे समझाया और कहा, बेटा तुम्हारे चाचा ठीक कह रहे हैं, जब तक वो ठीक नहीं होती उसे यही रहने देते हैं। और जैसे वो कह रही है कि तुम उसे मार डालोगे, अगर हम ऐसी सूरत में उसे ले गए तो मुझे डर है कि वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। ऐसे में सावल चुप हो गया। उसने रहमान की बात मानी और फिर दोनों वहाँ से चले गए। 3 माह ऐसे ही बीत गए। 3 माह सावल तानिया की जुदाई बर्दाश्त करता रहा और तानिया इन 3 माह में उन लोगों से घुल मिल गई। वो ये तक भूल गई कि सावल नाम का कोई आदमी उसकी जिंदगी में आया था कि नहीं। तानिया अहमद को पसंद करने लगी, मगर अहमद ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उसने कभी तानिया को ऐसी नजर से नहीं देखा। वो तो ये सोच के खुश हो रहा था कि तानिया सावल की अमानत है, वो कब आए और आके तानिया को यहाँ से ले जाए। सावन ने रहमान से कहा, 3 माह बीत गए, तानिया ठीक हो गई होगी, हमें जाके तानिया को वापस ले आना चाहिए। रहमान ने सावल की हाँ में हाँ मिलाई। वो तानिया को लेने चांद नगर की तरफ चल पड़े। वो दोनों अमीन के घर पहुंची। तानिया सहन में बैठी थी। सावल को देखते ही तानिया ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तानिया के चीखने की आवाज सुन के अमीन और अहमद वहाँ आए। तानिया अहमद को देखते ही उसकी तरफ भागी और कहने लगी, वो दोबारा आ गया है, वो मुझे मारने आया है, मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो पूरी तरह खौफजदा हो गई। वो देखो, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, उसे रोको, मेरे करीब ना आए। वो जोर जोर से रोने लगी। वो सावल है, तुम्हारा सावल, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम उससे जरा भी मत डरो। नहीं, उससे कहो कि वो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करना और ना ही कुछ सुनना है, वो मुझे मार डालेगा। सावल के दिल पे ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। वो वहाँ से उठ के चला गया और जंगल की तरफ निकल गया। रहमान बैठ के अमीन से बातें करने लगा और अहमद तानिया को लेके कमरे में गया। रहमान ने अमीन से पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रही कि तानिया बेटी को हुआ क्या है, वो सावल को पहचाने से इनकार क्यों कर रही है। वो जिंदगी था इसकी, मगर अब ये इसे पहचाने से इनकार कर रही है। एक साथ दोनों पड़े। तानिया के कहने पे वो इसे घर लेके आया, लेकिन अब ऐसी लग रहा है कि जैसे उसे कुछ हो गया है। पता नहीं यार इस बच्ची को हो क्या गया है। हालांकि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन आज सावल को देखने के बाद उसकी वही हालत हो गई। लगता है इसके साथ जरूर कोई ऐसा वाकया हुआ जिसने इसे सावल से खौफजदा कर दिया। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, रहमान ने कहा और फिर उठ के चला गया। जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि सावल अभी तक गांव नहीं पहुंचा। वो कहाँ चला गया, मुझे क्या पता कि वो कहाँ चला गया। हाँ, जब तानिया ने उसे पहचाने से इनकार किया तो वो गुस्से से घर से बाहर निकला, लेकिन अब जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
सावल जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तानिया के नफरत भरे अल्फाज उसके जहन में हथौड़े बरसा रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे ये भी मालूम न था कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। बस आंखों में आंसू सजाए वो चलता ही जा रहा था। दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, मगर वो तानिया की यादों से उस वक्त बाहर आया जब उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उसे आवाज सुनाई, सावल। अपना नाम किसी की जुबान से सुन के वो चौंक उठा। मुड़ के देखा तो सामने खूबसूरत दोशीजा खड़ी थी। वो हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की अकेली इस जंगल में क्या कर रही है। चांद की रोशनी हर तरफ फैली थी। उस लड़की का खूबसूरत चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसने एकदम कई सवाल कर दिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सहर बानो है। मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रही थी। न जाने मेरे तमाम साथी कहाँ चले गए। मैंने ढूंढ रही थी कि तुम मुझे यहाँ दिखाई दिए, लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं बताया कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मेरा नाम सामल है और मेरा महबूब, मेरा प्यार मुझसे रूठ गया। मैं उसकी यादों में खोया हुआ यहाँ चला आया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि अंधेरा हो गया, लेकिन मैं तो चला। अब तुम इसे ढूंढो, अपने साथियों को। वो उठने लगा तो बोली, मैं एक औरत हूँ। मुझे तो पहले ही जंगल से खौफ आ रहा था और अब तुम भी अगर चले गए तो मैं हो सकता है कि खौफ से मर जाऊं। क्या तुम इस वक्त तक मेरा साथ दोगे जब तक मेरे साथी मुझे मिल नहीं जाते? लड़की की बातें सुन के वो चुप हुआ और फिर बोला, तुम कहती तो ठीक हो कि तुम इस घनौने जंगल में रात की सरीके में उन्हें कहाँ तलाश करोगी। चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कह के वो उसके साथ चल दिया। उसके साथियों को तलाश करने लगा। चलते चलते सावल बोला, तुम कहाँ से आई हो, यहाँ तक कैसे पहुंची? मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ और हम साथियों का प्रोग्राम बना था कि जंगल की सैर को चले। सो हम लोग यहाँ आए और अपना कैंप लगा लिया। मैं थकी हुई थी, कैंप में सोई। अब जब उठी तो मैं बिल्कुल अकेली थी। न जाने मेरे साथी कहाँ चले गए। मैं उनकी तलाश में निकल पड़ी और अब मैं ये भी भूल गई कि मेरा कैंप किस तरफ लगा हुआ है। मैं जंगल में उन्हें तलाश करते करते कहाँ तक आई, किस तरफ आई। उस लड़की ने अपनी तमाम कहानी मुझसे सुनाई और सावल ने भी तानिया के बारे में उसे सब कुछ बताया। सावल को खुद भी जंगल के रास्तों का पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी मदद कर रहा था। चलते चलते वो बहुत ही दूर निकल गए। न जाने किस तरफ चले गए थे, दोनों को पता ही न था। सावल, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझसे मजीद नहीं चला जाएगा। इतना कह के वो एक दरख्त के तने के साथ टेक लगा के बैठ गई। वो भी थका हुआ था। वो भी उससे कुछ दूर बैठा और फिर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आई और फिर वो सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि सहर उसके पास नहीं। वो कहाँ चली गई वो सोचने लगा। उसने आगे पीछे देखा, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई ना दी। उसने उसे आवाजें लगाई, लेकिन उसे उसकी किसी भी आवाज का जवाब ना मिला। वो उठ के एक तरफ चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे किसी के हंसने की आवाजें सुनाई दी। जहाँ हंसने की आवाजें आ रही थी वहाँ कुछ रोशनी थी। सावल उस रोशनी की तरफ चल दिया, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल देखे उसे ऐसे लगा जैसे वो जंगल नहीं जहाँ वो मौजूद था। ये तो कोई और ही जगह थी। ये कौन सी जगह थी वो भी नहीं जानता था। वो जैसे जैसे रोशनी की तरफ बढ़ा था वैसे वैसे रोशनी तेज होती जा रही थी और ये तो कोई हवेली थी जिसमें वो घूम रहा था और रोशनी किसी कमरे से दिखाई दे रही थी। हैरानगी के साथ साथ डर भी उसके रगों में समाने लगा, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि वो पता करे कि कमरे में रोशनी क्यों है और हंसने की आवाजें किसकी हैं। वो चलता हुआ कमरे के पास पहुंचा। उसने अंदर झांक के देखा तो अंदर उसे सहर दिखाई दी। वो अकेली न थी, उसके साथ कोई और भी था और दोनों ही बातों के दौरान हंस भी रहे थे। उसे इनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। वो चाहता था कि वो इनकी बातें सुने और जाने कि वो कौन है और ये किस जगह पे है। वो ये सेज के और करीब हुआ। अब उसे उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उसे सहर की आवाज सुनाई दी, मैं इस लड़की के आशिक को भी यहाँ ले आई। अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी तो जवाब में किसी मर्द की आवाज सुनाई दी, सहर बानो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, इसके लिए तुम्हें हम एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। सावल ये सुन के दंग रह गया। ये क्या बातें हो रही हैं? जब इस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो मारे डर के सावल की चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि कोई कमजोर दिल वाला होता तो वो उसे देख के वहीं खौफ से मर जाता। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि उसकी भवें बड़ी बड़ी आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। जुबान दो शाह बाहर को लटक रही थी। खून उसकी जुबान से टपक रहा था जैसे अभी अभी किसी का खून पी के आया हो। पूरे जिस्म के साथ बिच्छू और दूसरे कई किस्म के हशरातुल अर्श चिपके हुए थे।
दोनों बाजू के साथ 2 अदद फालतू हाथ, यानी उसने 4 हाथ थे। अचानक रोशनी की एक बहुत बड़ी और तेज धार आई। उसने दोबारा बोलना शुरू किया, सहर बानो जैसा हमने उसकी महबूबा के साथ किया, वो अब उसे पहचाने से इनकार कर रही है। अब इसका भी यही हाल करेंगे और इसे हम पूरे प्रेम नगर और चांद नगर को अपना शिकार बना लेंगे। उस जिन ने कहा कि जाके देखो सहर बानो को होश आया कि नहीं। सहर ने अदब से सर हिलाया और कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत, मैं जाके देखती हूँ। और सहर दरवाजे की तरफ चल दी। इधर बाहर सावल, जो ये सब बातें सुन के दंग खड़ा था, उसे कुछ होश न था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो वहीं बुत बना खड़ा। इतने में सहर ने दरवाजा खोला तो देखा कि सावल बुत बना खड़ा था। सहर सावल को दरवाजे के पास खड़ा देख के हैरान रह गई कि उसने हमारी बातें तो नहीं सुनी। वो जल्दी से पीछे मुड़ी, तेज कदमों से चलती हुई उस जिन के पास आई, बिखरी हुई सांसों से कहने लगी, बादशाह सलामत, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी सांप ने सूंघ लिया है? इससे आगे भी कुछ बोलो। सहर ने अपनी सासू को दुरुस्त करते हुए कहा, वो सावल, उसने हमारी बातें सुन ली हैं, वो बाही करा है। तो फिर क्या हुआ? उसे अंदर लेके आओ, मैं देखता हूँ कि वो क्या कर सकता है। वो उन्हीं कदमों वापस मुड़ी और सावल के पास चली गई। चलो अंदर, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वो कुछ बोलने लगा था कि उसने जबरदस्ती उसे अंदर की जानिब धक्का दिया। वो बहुत डरा हुआ था। अचानक उसका चेहरा तब्दील होने लगा और वो देखते ही देखते एक भयानक शक्ल की चुड़ैल में बदल गया। ये देख के सावल का दिल बंद होने लगा। उसने भागने की कोशिश की मगर उसे भागा न गया क्योंकि उसके पाँव मुन्नू भारी हो गए थे। अचानक उस जिन ने कहा, देख लड़की, हमने तेरी महबूबा के साथ बुरा सलूक किया कि वो तुझे पहचाने से इनकार कर रही है। अब तेरी बारी है। ऐसे हम दोनों गांव को तबाह करेंगे। वो भी इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। जब सावल ने सुना, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो जिन को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे खुद एक जोरदार थप्पड़ पड़ा जिससे उसके होश उड़ गए। वो थप्पड़ मारने वाली सहर चुड़ैल थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तू हमारे बादशाह जिन को मारेगा? हम तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचाने से इनकार करेंगे। अचानक सावल को उस कमरे से बहुत सारी चुड़ैलों के बैन करने की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाजें आती, कभी रोने की। सावल ने देखा कि कमरे के कोने में फर्श फटा, उसमें से अजीबोगरीब किस्म के खसरातुल अर्ज निकल के सावल की तरफ बढ़ने लगे, जिनमें सांप, बिच्छू, छिपकली, लाल बैग और न जाने क्या क्या, जिनकी शक्लें बड़ी अजीब किस्म की थीं। सावल उन्हें देखकर बहुत डरा। वो वहां से भागना चाहता था मगर उससे भागा न गया। वो जैसे ही सावल के करीब पहुंचे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने जलजला आने लगा। अचानक सावल के सर पे कोई भारी चीज लगी जिससे उसे होश न रहा और वो बेहोश हो गया। जब सावल को होश आया तो खुद को एक छोटी सी झोपड़ी में पाया। सर पे चोट लगने की वजह से उसे कुछ भी याद न था। उसके साथ क्या कुछ होता रहा। उसका सर दर्द से पटा जा रहा था। उसने झोपड़ी का जायजा लिया जो बहुत छोटी थी। वो उठा, झोपड़ी से बाहर निकला। झोपड़ी से बाहर एक चारपाई बिछी हुई थी। उस पे एक बुजुर्ग बाबा तशरीफ फरमा थे। बहुत ही नूरानी सूरत वाले थे। दाढ़ी के बाल सफेद थे और वो हाथ में तस्बीह लिए हुए विर्द कर रहे थे। सावल उनके नजदीक गया और बाबा से कहा, बाबा आप कौन हैं? बाबा ने आंखें खोली। बेटा तुम्हें होश आ गया? जी बाबा, लेकिन देखो सावल बेटा, अपना नाम उनके मुंह से सुन के उसे मजीद हैरानगी हुई। बाबा आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बाबा ने उसे अपने पास बिठाया। हाँ आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उनकी बात सुन के वो बोला, बाबा जी मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ बेटा जानता हूँ, मैंने तुम्हें उस जिन और चुड़ैल से छुटकारा दिलाया। अगर मैं कुछ लेट हो जाता तो हो सकता था कि वो तुम्हें मार डालते, लेकिन बाबा वो मुझे क्यों मारना चाहते थे पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तानिया के साथ क्या हुआ। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि तानिया अब इस दुनिया में नहीं। उन दोनों ने मिलकर तानिया को मार दिया। अब तानिया के रूप में वो काली डायन है जो चांद की चौदहवीं को एक भयानक रूप धारेगी और चांद नगर और प्रेम नगर को तबाह बर्बाद करेगी। चांद की 14वीं पूरे 1 महीने के बाद है और वक्त बहुत कम है। उस जिन को, सहर नाम की चुड़ैल को मैंने खत्म किया। अब इस काली डायन का खात्मा तुम ही करोगे जो तानिया के रूप में चांद नगर में रह रही है। सावल के अंदर ये सुन के इंतकाम की आग भड़क उठी और उसे अपने प्यार का बदला भी तो लेना था। उससे कहा, बाबा जी मैं जरूर अपने दोनों गाँव को बचाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। बाबा जी बोले, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा क्योंकि इस काली डायन को हर रोज एक अजीब गरीब किस्म की चुड़ैल मिलने के लिए आती है। अब इन दोनों गाँव को बचाना तुम्हारे हाथ में है। सावल पुरजोश लहजे में बोला, मैं जरूर बचाऊंगा। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। बाबा ने कहा, तुम्हारा अमल बड़ा मुश्किल है। तुम्हें एक ऐसे कुएं का पानी लाना होगा जो किसी किस्म के किसी साए में ना हो।
यानी उस कुएं के पानी पे सुबह से शाम तक धूप पड़ती हो, यानी उस कुएं के पानी पे सुबह से लेकर सूरज गरूब होने तक कुदरती तौर पे धूप रहती है। बाबा ने ये भी बताया कि ये कुआं शुमाल की तरफ एक बहुत बड़े सहरा में है और उस सहरा में उस काली डाय ने अपना जादू छोड़ रखा है और वहाँ पहुँचना बड़ा ही मुश्किल है। इसके लिए पहले तुम्हें 5 दिन का एक चिला करना होगा। बाबा जी मैं चिले के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बताएं कि चिला कैसे करूँ। बाबा जी उसे चिला बताने लगे कि ये चिला तुम्हें कब्रिस्तान में करना होगा। बाबा ने उसे वो विट भी याद कराया। सावल ने वो विट याद किया। बाबा ने कहा बेटा रात होने वाली है, तुम अब जाओ और कब्रिस्तान में बैठ के चिला शुरू करो। चिला शुरू करने से पहले अपने गिर्द हिसार खींचना मत भूलना। सावल ने बाबा जी से इजाजत दी और किसी कब्रिस्तान में चला गया। चलते वक्त बाबा ने कहा सावल तुम्हें बहुत सारे तरीकों से डराया जाएगा, मगर तुम हिसार से बाहर मत निकलना वरना बेमौत मारे जाओगे। सावल वहाँ से निकला और कब्रिस्तान में पहुँच गया। वहाँ पहुँच के सावल ने एक पुरानी कब्र के पास हिसार खींचा, उसमें बैठ के विर्द पढ़ने लगा। पहले के कुछ घंटे आराम से गुजरे, मगर जब आधी रात का वक्त हुआ तो एक जोरदार धमाका हुआ। उसने आंखें खोली और देखा कि पास वाली कब्र फट गई है। उसके अंदर से सुख रंग का लावा निकलने लगा, उसकी तरफ बहने लगा। सावल ये देख के डरा, मगर फिर हिम्मत पैदा करके आंखें बंद करके पढ़ने लगा। सावल को अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने आंखें खोली तो बाहर का मंजर देख के डर गया। उस लावे में अजीब किस्म की शक्लें दिखाई दे रही थी जो बड़ी ज्यादा भयानक थी। अचानक उस कब्र से मुर्दा उठा सावल को धमकी देने लगा कि चिला छोड़ दे वरना तेरा बड़ा ही बुरा हश्र करूंगा। एक तो सावल का दिल कह रहा था कि चिला छोड़ के भाग जाए, मगर फिर उसने खुद में हिम्मत पैदा की और बाबा की बातों को याद करके विर्द पढ़ने लगा। खुदा खुदा करके वो रात भी गुजरी। सावल फजर की अजान के वक्त चिले से बाहर निकला। उसने फजर की नमाज पढ़ी और वापस बाबा जी की झोंपड़ी में चला गया। अंदर बाबा जी इबादत में मसरूफ थे। सावल वहाँ से बाहर आया, बाहर बिछी हुई चारपाई पे लेटा। सारी रात जागने की वजह से उसे सख्त नींद आ रही थी। उसे पता ही न चला कि कब उसकी आंख लगी और वो कब सो गया। चांद नगर से हर रोज एक लड़की गायब होती। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। सारे चांद नगर के लोग बड़े ही परेशान थे और ये बात प्रेम नगर गाँव वालों को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। उधर रहमान अलग परेशान था कि उसका बेटा सावल पता नहीं कहाँ चला गया। सावल की माँ उसकी जुदाई में रो रो के अलग परेशान थी। तानिया के रूप में वो काली डायन बहुत खुश थी, मगर किसी को क्या पता था कि तानिया के रूप में क्या है वो। सावल की आंख उस वक्त खुली जब उसे कोई पुकार रहा था। उसने आंखें खोली तो उसके सामने बाबा जी खड़े थे। बाबा जी को देख के सावल चौंक उठा। उसने आगे पीछे देखा तो शाम का वक्त था। बाबा ने सावल से कहा बेटा तुम चौंक क्यों गए, तुम्हारे चिले का टाइम नजदीक आ रहा था इसलिए तुम्हें उठाया। अब तुम ये खाना खाओ, चले चिले के लिए तैयार हो जाओ। सावल ने खाने की ट्रे बाबा जी के हाथों से ली, खाना खाने लगा। उसने कल रात से कुछ न खाया था। खाने से फारिग होके उसने कल वाली जगह पे जाके चिला शुरू किया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बड़ी ही भयानक शक्ल चुड़ैल आई। वो सावल को धमकियां देने लगी, ये चिला छोड़ के भाग जाओ वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि याद रखोगे। मगर सावल ने उसकी एक न सुनी, अपना चिला जारी रखा। वो चुड़ैल अब उसके नजदीक आने लगी। जैसे ही वो हिसार से टकराई उसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया और वो वहीं जल के राख बन गई। कुछ देर आराम से गुजरी, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और चिल्ला शुरू किया। कुछ देर गुजर जाने के बाद उसे चीहो पुकार की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो उसने देखा तानिया एक बड़ी ही बदसूरत शक्ल वाले जिन्ने पकड़ रखा था। तानिया उसके हाथों में तड़प रही थी और सावल को बुला रही थी। तानिया कह रही थी, सावल मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार डालेगा। देखो सावल मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। सावल तानिया को जिनके हाथों में दे के तड़प उठा। उसके अंदर आग भड़क उठी। चिले से बाहर निकलने ही लगा था कि बाबा की आवाज सुनाई दी, बेटा चिला जारी रखो, ये सब नजर का धोखा है। बाबा की आवाज सुन के सावल दोबारा बैठा और चिला शुरू किया। तानिया बोली, सावल इस बुढ़े बाबा ने तुम्हारे साथ धोखा किया, वो मुझे मारना चाहता है। प्लीज सावल मुझे इस जिन से बचाओ। उस जिन ने तानिया को बालों से पकड़ा हुआ था और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। सावल ये देख के तरफ उठा। वो उसकी बातों में आया। वो भला अपने प्यार को मरते हुए कैसे देख सकता था। उस पे प्यार का भूत सवार था। वो उठा, हिसार से बाहर निकला। जैसे ही वो चिले से बाहर निकला, देखते ही देखते तानिया एक बदसूरत शक्ल वाली चुड़ैल बन गई। सावल ये देख के डर गया, मगर अब क्या हो सकता था। उस जिन और चुड़ैल ने सावल को पकड़ा और तड़पा तड़पा के मार दिया।
उधर बाबा जी को अपने इल्म के जरिए मालूम हुआ कि उन्होंने सावल को मार दिया। वो बड़े परेशान हुए। उन्हें गुस्सा आया कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं इस लड़के से चिला कभी न करवाता। वो तो मर गया, अब काली डाइन का खात्मा कौन करेगा। बाबा ने एक विर्द शुरू किया। उन्हें अपने इल्म के जरिए पता चला चांदनगर में एक ऐसा लड़का है जो ये काम कर सकता है। वो सोचने लगे कि अगर इसके बाद सावल की तरह हमाकत की तो फिर क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि उसे समझाने से ऐसी नौबत ना आए। मैं उससे जरूर मिलूंगा, उसे इस काम के लिए राजी करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे बाबा जी चांदनगर की तरफ निकल पड़े और 2 दिन की मुसाफत के बाद वो चांदनगर पहुंचे। बाबा जी को पता था कि तानिया के रूप में वो काली डाइन गांव के सरदार अमीन के घर रहती है। बाबा जी सीधे अमीन के घर पहुंचे। अमीन के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अहमद ने खोला। उसने बाबा जी को सलाम किया। बाबा जी ने कहा, क्या अमीन साहिब घर में हैं? जी वो तो घर में है, मगर आप कौन हैं? मुझे बस अमीन से मिलना है। मैं कौन हूँ सब कुछ उन्हें बता दूंगा। ठीक है बाबा जी, आप अंदर आए, बैठे, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। इतना कह के वो बाबा जी को अंदर ले आया और एक चारपाई पे बिठा दिया। खुद एक कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद अमीन ने कमरे से बाहर आए, बाबा जी को सलाम किया, साथ ही बाबा जी के पास बैठ गए। जी बाबा जी, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इतने में अहमद एक ठंडे शरबत का गिलास लाया, बाबा जी को दिया। बाबा जी ने वो शरबत पिया और फिर उन दोनों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम लोगों को जो बात बताने वाला हूँ उसे मजाक मत समझना और ध्यान से सुनना। बाबा जी की बात सुन के वो दोनों उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। बाबा जी बोले, तुम लोगों के घर में एक काली डाइन रहती है क्या? दोनों ही चौंक गए। बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो काली डाइन तानिया के रूप में है। मैंने अपने इनसे उसका पता किया। तानिया तुम्हें खेतू से मिली थी ना? हाँ हाँ, अहमद ने जल्दी से कहा। दरअसल वो तानिया नहीं, तानिया के रूप में काली डाइन है। तानिया को उसने मार डाला। उसके रूप में वो खुद ही आई। उसके जिस्म पे इसने कब्जा किया। वो उसे हर रोज तुम्हारे घर में अजीबोगरीब चुड़ैलें मिलने को आती हैं। चांद की 14 को ये चांदनगर और प्रेम नगर में तबाही मचाना चाहती हैं। जो तुम्हारे गांव में हर रोज एक लड़की गायब होती है वो इसी की वजह से होती है, और मैंने अपने इनके से ये मालूम किया कि इसे सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो। अमीन बोला, बाबा जी ये कैसे हो सकता है? वो तो चंद माह से हमारे साथ रह रही है। हमने तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी जो हमें जाहिर करे कि वो इंसान नहीं, इंसानी रूप में कोई चुड़ैल है। हालांकि तुम कुछ भी नहीं जानते, जबकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। चांद की 14 तारीख को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना चांदनगर और प्रेम नगर मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएंगे। उनकी बातें सुन के अहमद बोला, बाबा जी मैं इस काम को कुछ नहीं होने दूंगा, बस मुझे बताएं कि मैं इसे कैसे खत्म कर सकता हूँ। वो जज्बाती हो रहा था। बेटा तुम्हें कैसे कुएं से पानी लाना होगा जिसपे कुदरती तौर पे सुबह से शाम तक धूप पड़ती हो। मैं उस कुएं से जरूर पानी लाऊंगा, चांदनगर और प्रेम नगर को तबाह होने से बचाऊंगा। लेकिन बेटा तुमसे पहले एक नौजवान ये काम कर चुका है, मगर वो जिन्नात के बहकावे में आके जान की बाजी हार गया। वो कौन था? वो प्रेम नगर के सरदार का बेटा सावल था। सावल का नाम सुन के अहमद अमीन हैरान रह गए। बाबा ने अहमद से कहा, कहीं तुम भी उसकी तरह उसकी बातों में ना आना। अगर ऐसा करोगे तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बाबा जी अब तो मैं ये काम हर हाल में करूँगा। मुझे बताए कि मुझे अब क्या करना होगा। बेटा तुम्हें सहरा में जाना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और ये लॉकेट तुम अपने गले में डालो ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तानिया जो छुप के उनकी बातें सुन रही थी, बाबा जी ने उसे देखा, कुछ पढ़ के उस पे फूंक मारी तो वो चीखने लगी। उसके सामने आई। वो तानिया से काली डाइन के रूप में आई। उसे देख के सभी खौफजदा हो गए। वो चिल्लाते हुए बोली, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम सबको अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की। इतना कह के वो गायब हो गई। अब सारी हकीकत उनके सामने आ चुकी थी। बाबा जी ने कहा, अहमद बेटा ये काली डाइन बड़ी ही खतरनाक है, तुम चलो मेरे साथ ताकि इसका खात्मा कर सकें। बाबा जी मैं तैयार हूँ। हाँ बाबा जी मैं इसी इजाजत देता हूँ कि वो ये काम मुकम्मल करे जो सावल अधूरा छोड़ गया। अगर तानिया की वजह से गांव में कत्ल हो रहे हैं तो फिर इसका खात्मा जरूरी है। जो बेटा अल्लाह तुम्हारी मदद करे, अमीन ने कहा। वो फौरन तैयार हुआ। दोनों घर से निकल के जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में बाबा जी ने जहाँ अपनी झोंपड़ी लगा रखी थी वहाँ पहुँचे। बाबा जी ने अहमद को समझाया, बेटा किसी से डरना नहीं, बस अपना काम करते जाना, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। इतना कह के बाबा जी ने कुछ पढ़ के अहमद पे फूंक मारी। अहमद को अपना जिस्म हवा से भी हल्का महसूस हुआ। कुछ देर के बाद अहमद को बाबा जी की आवाज आई, बेटा अपनी आंखें खोलो। अहमद ने अपनी आंखें खोली तो सामने सहरा था जहाँ हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा आप सीधे ही चलते जाओ, तुम्हें वो कुआं मिलेगा। अहमद सीधा चलने लगा। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि उसे एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल दिखाई दी।
जिसके बालों की जगह बड़े बड़े बिच्छू थे। मेरे होते हुए तू इस कुएं से पानी कभी नहीं भरेगा, उस चुड़ैल ने कहा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तू वापस चला जा, वरना मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बातें सुन के अहमद बोला, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा रास्ता रोक के दिखा, मैं इस कुएं से पानी लेने आया हूँ, लेकर ही जाऊंगा। चुड़ैल उसकी धमकी सुन के उसकी तरफ बढ़ी, अहमद पे हमला किया, लेकिन वो जैसे ही अहमद के जिस्म से टकराई उसे आग लग गई। वो बुरी तरह चीखने लगी, इधर उधर भागने लगी। अहमद की नजरें उसकी तरफ थी। आग ने उसे सर से पांव तक जला के रखा और फिर कुछ ही देर में वहाँ चुड़ैल की बजाय राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। अहमद ने ये सब कुछ देखा, फिर आगे की तरफ चल दिया, लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे सामने से सांवल आता दिखाई दिया। उसे देखते ही अहमद चौंके रह गया। सांवल उसकी तरफ बढ़ता चला रहा था। सांवल, तुम और यहाँ? हाँ, उस बूढ़े ने मुझे धोखे से चिले करवाए। जब मैं चिले में कामयाब हुआ तो बूढ़े ने मुझे इस वीराने में भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं सारा दिन इधर उधर भटकता रहता हूँ कि मुझे कहीं से कोई भी आबादी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। घूम फिर के यहीं आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी तरह बूढ़े ने अपने मकसद के लिए यहाँ भेजा। वो तुमसे भी यहाँ से पानी मंगवाना चाहता है, फिर तुमसे चिला करवाएगा और मेरी तरह तुम भी वही कुछ करते जाओगे जो बाबा कहता जाएगा। क्यों, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि तुम्हें काली डाइन ने मार दिया। अहमद ने उसकी बात सुन के कुछ परेशान और कुछ हैरान होते हुए कहा, झूठ बोलता है वो बूढ़ा, सरासर झूठ बोलता है। एक बार वो मुझे मिल जाए, देखना एक एक बात का हिसाब लूंगा। वो बातें कर रहा था। अहमद उसकी बातें गौर से सुन रहा था। उसे यकीन आ रहा था कि जैसे वो सच कहता हो। लेकिन जब उसकी नजर सांवल के पाँव पे पड़ी तो कांप गया, क्योंकि उसके पाँव उल्टे थे, बिल्कुल जिन भूतों की तरह। वो समझा कि सांवल झूठ बोल रहा है। ये सांवल नहीं, सांवल के रूप में कोई और है। लेकिन उसने सांवल पे कुछ भी जाहिर ना होने दिया और बोला, यार सांवल मेरे दोस्त, तुम मुझे मिल गए। मैं तो तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था। मुझे पता था कि बाबा झूठ बोल रहा है। आओ मेरे गले लग जाओ। ये सुन के वो अहमद की तरफ बढ़ने लगा। सांवल को कुछ भी मालूम न था कि अहमद के गले में लॉकेट है। वो जैसे ही अहमद के साथ टच हुआ, उसे बिजली की तरह एक शदीद झटका लगा और वो दूर जा गिरा। देखते ही देखते आग उसे लगी। वो अहमद के सामने तड़पने लगा। तड़पते तड़पते वहीं ठंडा हुआ। उसका जिस्म भी राख का एक ढेर बन गया। वो वहाँ से चल दिया, कुएं को तलाश करने लगा, लेकिन इतनी तलाश के बाद भी उसे कुआं ना मिला। वो थक हार के एक जगह बैठा और परेशान हुआ कि उसे कुआं कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर के बाद वो आराम करने के बाद उठा। एक बार फिर उसने तलाश शुरू कर दी और उसे वो कुआं नजर आया। वो आगे उसके नजदीक पहुंचा और ये देख के उसे हैरत हुई कि वो कुआं बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का था। उस कुएं के पानी पे कुदरती तौर पे धूप पड़ रही थी। उस कुएं के पास ही एक रस्सी और लोटा पड़ा था, जैसे उस कुएं से कोई पानी भरता हो। अहमद ने उसकी मदद से कुएं से पानी निकाला, उसे एक बोतल में भरने लगा। जैसे ही उसने पानी बोतल में भरा तो उसके सामने एक धमाका हुआ। उससे वही काली डाइन सामने आई। उसने आते ही अहमद पे हमला किया, मगर खुशी के बाद ये कि अहमद के गले में लॉकेट होने के बावजूद उसे छू भी ना सकी। अहमद को बाबा जी की आवाज आई, बेटा वो कुएं का पानी इस काली डाइन पे डाल दो, वो मर जाएगी। अहमद ने ऐसा ही किया। फुर्ती के साथ वो पानी उस चुड़ैल पे डाला। पानी पड़ने की देर थी कि उस काली डाइन को आग लग गई और वो वहीं ढेर हो गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ सिर्फ राख का ढेर था। अचानक दूर से अहमद को बाबा जी आते दिखाई दिए। उन्हें देख के अहमद को रूहानी सी खुशी मिली। वो सोच रहा था कि उसके हाथों कितना अच्छा काम हुआ और ये सब बाबा जी की वजह से हुआ। अगर बाबा जी हमें कुछ भी ना बताते तो हो सकता था कि उनके गांव तबाह बर्बाद हो जाते। बाबा जी चलते हुए उसके पास पहुँचे। बेटा तुम्हें मुबारक हो, तुमने काली डाइन को खत्म किया। अब तुम्हारे गांव को कोई भी खतरा नहीं। और यहाँ से चलते हैं, तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुँचा देता हूँ। अहमद ने आंखें बंद की। उसे ऐसे लगा जैसे हवा से लिए उड़ रही है। कुछ ही देर में वो गाँव जा पहुँचे। आंखें खोलते ही उसके सामने वो वीराना था, बल्कि उसका अपना गाँव चांदनगर था, जहां अमीन और रहमान उसका इंतजार कर रहे थे। उसने काली डाइन को मारने की खबर उन्हें सुनाई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और जब उसने सांवल के मरने की खबर सुनाई तो रहमान की आंखों में आंसू आ गए। मगर उसे खुशी भी थी कि चांदनगर और प्रेम नगर एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए। उन्होंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ और ना कुछ बहुत कुछ हो सकता था। आज इस वाक़े को 15 साल बीत गए। चांदनगर प्रेम नगर के दरमियान वो नदी सूख चुकी है। वहाँ काफी आबादी आबाद हो चुकी है। गाँव एक दो और गाँव बन गए हैं। इसका एक नया नाम रखा। अहमद की शादी हो चुकी है। और एक दिन अहमद बाजार किसी काम से गया तो उसे एक आदमी मिला जो बिल्कुल सांवल की शक्ल का था। अहमद ना चाहते हुए भी उसके पास गया। उससे उसका नाम पूछा। उसने सांवल नाम बताया, जिसे सुन के अहमद दंग रह गया।
और सोचों में डूब गया। जब काफी देर वो सोचों की दुनिया से बाहर आया तो उसके सामने कोई ना था। अहमद ने उसके बारे में काफी सोचा, मगर उसके बाद वो सावन नाम का आदमी उसे कहीं भी दिखाई ना दिया।